जय हिंद साथियों, स्टडी ड्यूसम के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, अक्षांश और देशांतर मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दो मेन होते हैं, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ लैटिट्यूड का इसमें से डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप लोग छोटा से ना बहुत बार आपके टीचर्स आपको बताते होंगे कि पृथ्वी का जो आकार है वो कोई कहते होंगे कि मौसमी के जैसा है, कोई कहते होंगे कि संतरा के जैसा है, कोई कहते हैं कि आलू के जैसा है। हम भी बेवकूफ़ बने हैं, जिस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया गया है उस तरीके से हम भी छोटा में बेवकूफ़ बने थे। लेकिन अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर पृथ्वी मतलब हमारी जो अर्थ है उसका मेन शेप कैसा है, मतलब आकार कैसा है। बहुत लोग कहते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है वो बिल्कुल गोल है। अच्छे पे आप इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी का आकार कैसे गोल हो, कैसे हो सकता है। इस पृथ्वी के अंदर हिमालय जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और भी सिर्फ हिमालय तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे पहाड़ हैं, बड़े बड़े समुद्र भी हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और भी बहुत सारे समुद्र हैं। उसके बाद कहीं पर जो है वो पठारी इलाका है, मतलब प्लेट्यू वाला रीजन्स है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेन्स मतलब मैदान है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक गोल है? नहीं कह सकते। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब हमारे मुंह को आप समझिए, हमारा मुंह गोल दिख रहा है आपको? किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा है। नाक थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, ये वाला जो है वो थोड़ा सा बराबर है, आंख थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है, मुंह जो है वो पूरा धंसा हुआ है, गाल जो है वो थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा चिपका, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, पचका हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अर्थ में भी कहीं पर महासागर है, कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ है, तो हमारा अर्थ गोल नहीं है। तो हमारा अर्थ अगर गोल नहीं है तो हमारा अर्थ कैसा है? तो हमारा अर्थ जो है वो एक जियोड़ के शेप का है। कौन से शेप का है? जियोड़ के शेप का। अब सबसे पहले समझते हैं कि जियोड़ आखिर होता है क्या। देखिए हम यहां पर बना रहे हैं जियोड़, देखिए ये लाइन जो हम लाल वाला मार्कर से जो हम ड्रॉ किए हैं ये जियोड़ है। देखिए हमारा अर्थ कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। तो जब इसके बारे में जब स्टडी की जाती थी, मतलब जब इसके बारे में अध्ययन किया जाता था, तो लोगों को ना ये ऊंचा नीचा में काफ़ी कंफ्यूजन रहता था। कहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, कहीं पर ये अंदर घुसा हुआ है, कहीं पर फिर ज़्यादा निकला है, कहीं पर अंदर घुसा हुआ है। तो इस तरीके से लोगों को स्टडी करने में दिक्कत होती थी। ठीक है, तो लोगों ने एक दिमाग लगाया, लोगों ने क्या किया कि जो ऊंचा वाला भाग है उसको हटा दिया और जो नीचे वाला है उसको अंदर ले लिया। मतलब एक ऐसा लाइन बीच में गोल करके ड्रॉ कर दिया कि ऊंचा वाला को इधर कर दिए और जहाँ पर नीचा है उसको भी हम लोग अंदर की ओर ले लिए। ठीक है, तो मतलब हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो लाल वाला जो हमने यहाँ पर मार्कर से ड्रॉ किया, मतलब ये हम लोग का जियोड़ है। क्या बोलेंगे इसको? जियोड़ बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा जियोड़ है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ते रहे हैं हम लोग छोटा से, ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमारा अर्थ जो है वो गोल है, जबकि अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो हमारा अर्थ गोल नहीं है। हमारा अर्थ जो है वो जियोड़ के शेप का है, मतलब पचका ढचका है ऊपर नीचे से, जिसको हम लोगों ने एक बराबर का शेप दे दिया है ताकि हम लोगों को पढ़ाई करने में अच्छे से आसानी हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारा अर्थ का आकार कैसा है। तो हमारा अर्थ एक जियोड़ शेप का है, ना कि मौसमी नारंगी छोड़ा जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा अर्थ एक जियोड़ के शेप का है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिर हमारा जो अर्थ है, तो चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर जियोड़ को क्लियर कर लिया कि हम लोगों ने यहाँ पर गोल मान लिया अर्थ को। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग उसको गोल मानते हैं तो हमारा अर्थ कैसा है? आप लोग ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब जब भी आप लोग देखते होंगे ना तो ग्लोब कभी भी ऐसे सीधा खड़ा नहीं रहता है, ग्लोब हल्का सा ऐसे झुका रहता है। उसका दो ठोपर, एक ऊपर में ऐसे पकड़ा हुआ रहता है, एक नीचे में पकड़ा हुआ रहता है। और देखिएगा आप लोग ग्लोब हल्का सा एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रहता, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे झुका रहता है। ठीक है, तो कैसे झुका रहता है और वो कितना डिग्री है, ठीक ना, समझिए। देखिए हमारा जो ग्लोब है, मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा अर्थ है। ठीक, हम यहाँ पे छाप लिए पहले से। अब देखिए मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अगर बीच में अगर उसको करते हैं तो ऊपर वाले भाग को हम लोग नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग साउथ कहते हैं। आप लोग जब भी मैप वगैरह पढ़ते होंगे तो मैप में भी आप लोग देखते होंगे कि उसमें ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखा रहता है। हमेशा ऊपर वाला भाग जो होता है वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है और जो नीचे वाला भाग होता है वो हमेशा साउथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ईस्ट और वेस्ट को हम लोग खुद से समझ जाते हैं। ठीक ना, तो नॉर्थ और वेस्ट को भी जो होता है वो ज़्यादा वैल्यू मिलता है। कंपास वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे कि नॉर्थ और साउथ ही होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो अर्थ होता है वो 23/1/2 मतलब साढ़े 23 डिग्री झुका हुआ है। आप लोग ग्लोब देखते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि ग्लोब ऐसे खड़ा नहीं रहता है, ग्लोब ऐसे झुका रहता है। ठीक, वैसे समझिए कि मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो दो तरीके का एंगल बनाता है। ठीक है, एक एंगल जो होता है वो 23.5 डिग्री का बनाता है और दूसरा जो एंगल होता है वो 66.5 डिग्री का बनाता है। और आज जो हम लोग यहाँ पर लैटिट्यूड पढ़ेंगे इसमें से ये दो एंगल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ से झुक गए। ठीक है, अब हम ऐसे अगर झुक गए तो एक एंगल हमारा यहाँ से बन रहा है,
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक एंगल हमारा यहाँ से बन रहा है और एक एंगल हमारा ये पीछे की साइड से बन रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ 2 एंगल बन रहा है। उसी तरीके से हमारा जब अर्थ झुका है तो यहाँ पर जो है वो एक 23.5 डिग्री का बना और एक यहाँ पर जो है वो 66.5 डिग्री का बना। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब आप ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों के बीच का जो टोटल जो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब एक समकोण, एक राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब उसमें से मान लेते हैं कि पहला अगर 23.5 डिग्री मान लेते हैं कि अगर पहला झुक गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम लोग 90 में से अगर 23.5 को घटाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा 66.5 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारा अर्थ जो है वो अगर पूछेगा कि हमारा जो अर्थ है वो कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो वो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। क्लियर? तो ये 23.5 और 66.5 आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग इसके आगे समझते हैं कि आखिर अक्षांश क्या होता है, मतलब लैटिट्यूड्स क्या होता है, कैसे उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, देखिए अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड वो रेखाएं होती है, मतलब वो एक लाइन है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप जमीन को चाहिएगा कि खोद के उसको देखें ना तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब वो एक मतलब पूरा जो ग्लोब है ना, हमारा जो पूरा अर्थ है, तो उसके ऊपर एक मतलब इमेजिनरी लाइन है, उसको खींच दिया गया है एक लाइन को, मतलब पेपर पर खींचा गया। वो जमीन पर अगर खोजिएगा कि कहीं पर मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब वो एक कैसा लाइन है, एक वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक ना, मतलब जो सिर्फ पेपर पे या फिर वो ग्लोब वगैरह पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो जमीन पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर 2 ठो बनाए हैं फिगर, एक ये वाला हम यहाँ पर अर्थ का फिगर बनाए हैं और हम एक यहाँ पर अर्थ का फिगर बनाए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 2 अर्थ का फिगर बनाए हैं। तो हम लोग इस फिगर को समझने से पहले हम इस फिगर को समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो बीच का जो आपका डॉटेड लाइन दिख रहा है वो इक्वेटर है। इक्वेटर को हम लोग इसको भूमध्य बोल सकते हैं। देखिए भूमध्य किस लिए? क्योंकि देखिए ये पूरा हमारा अर्थ है। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? भू बोलते हैं, भूभाग बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। और उस भूमि में को अगर हम लोग मध्य से काटेंगे, मतलब बीच से काटेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको भूमध्य बोलेंगे। समझ में आया? मतलब जमीन को जब भी बीच से अगर 2 भागों में बांट देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब भूमि को मध्य से काट देंगे तो वो भूमध्य हो गया, मतलब उसको बीच से अलग कर दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, हम लोग ये जो नीचे वालों को जो बोलते हैं हम लोग इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम लोग इसको नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और ऊपर वाले को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें से इसको उत्तरी गोलार्ध, हम लोग इसको नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहते हैं? तो समझिए, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे स्फीयर। स्फीयर का मतलब गोला, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे स्फीयर का मतलब गोला, या फिर जब छोटा होंगे आप लोग तो उस समय से आप लोग शेप का नाम पढ़ रहे होंगे। स्फीयर मीन्स गोला। तो गोले के आधे भाग को, मतलब जब एक गोला होता है, जब हम लोग उसको बीच से काट देते हैं तो गोला के आधे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर्स बोलेंगे। मतलब स्फीयर के आधे भाग को, हाफ पार्ट को हम लोग हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा गोला है और उस गोला को जब हम लोग आधे बीच से काट देंगे तो वो हेमिस्फीयर हो गया। तो इसलिए ऊपर वाला आधा गोला को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब अगर हम लोग उसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और उसी तरीके से जब हम लोग उसको आधे गोला जो नीचे वाला रहेगा उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, और अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो समझ में आ गया? अब देखिए हमारा जो हम लोग को जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लैटिट्यूड्स, ये एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब ये हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जमीन पर नहीं खोजेंगे, बस ये सिर्फ ग्लोब के ऊपर या कागजों के ऊपर ही सीमित है। ठीक है, लेकिन ये लाइन हम 2 फिगर जब हम बनाए हैं तो हम इसमें से ऐसे एक को हमने ऐसे बैंड करके दिखाया है और दूसरा में हम आपको सीधा सीधा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधा हमने इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में, जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई फुटबॉल है, ठीक है, तो फुटबॉल को अगर उसके ऊपर अगर आप कोई अगर एक लाइन खींचते हैं गोल करके, ठीक है, तो आपको वो लाइन तो आप सीधा खींचे, लेकिन जब आपको उसको दूर से देखिएगा तो आपको वो कैसा दिखेगा? लगेगा ना कि जैसे वो ऐसे करके बैंड किया हुआ है, मतलब ऐसे करके हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर भी जो इमेजिनरी जो लाइन खींचा गया है जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली सीधा खींचा गया है, लेकिन गोल होने के कारण जैसे आपको सामने से दिखेगा, लेकिन फुटबॉल तो गोल होता है ना, तो ग्लोब भी उस तरीके से गोल होता है। तो आपको सामने से तो सीधा दिखेगा, लेकिन फिर आपको लगेगा कि वो ऐसा करके बैंड हो गया, मतलब ऐसा करके वो मुड़ गया। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये लाइन जो है वो कैसा है? घुमा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये लाइन को अगर देखा जाए तो सीधा है। ये अर्थ का शेप गोल के आकार के होने के कारण ये आपको घुमा हुआ दिखता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए फिर यहाँ पे उसके बाद बात आती है कि चलिए अब हम लोग ये हमारा जो ये है अर्थ है हमारा पूरा। अच्छा, हम लोग इसको लेटीट्यूड कैसे याद रखेंगे? देखिए हम लोग का जो अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो होता है मेनली 2 लाइन खींचा गया है, एक लॉन्गिट्यूड्स और एक लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में देशांतर और लैटिट्यूड्स को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। तो आप लोग इसको ट्रिक्स ऐसे याद रखते हैं
लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ मतलब कैसे, ऐसे सोया हुआ, ठीक है। तो देखिए जितनी भी सारी लाइनें आपको दिख रही है, सारी की सारी लाइनें कैसी है, बिल्कुल सोई हुई है, ठीक है। तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ मतलब सोया हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए हमारे अर्थ का दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। जब आप लोग ग्लोब देखते होंगे तो ग्लोब में ऊपर में दो डंडे से फंसाया नहीं रहता है, तो ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ पोल रहता है और नीचे वाला जो रहता है वो साउथ पोल रहता है। और जहां से वो घूमता है ऐसे कर करके, ठीक है, तो उसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, मतलब वो उसको अक्ष कहते हैं, ठीक ना। जब आप ग्लोब को ऐसे घुमाते हैं जोर से, तो जब ग्लोब जब ऐसे घूमता है तो ऊपर में जहां पर वो जिस भाग पर वो घूम रहा है तो उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, मतलब हिंदी में अक्ष कहते हैं। तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि जो हमारा जो अर्थ होता है, मतलब हमारी जो पृथ्वी होती है, वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जिस तरीके से ग्लोब को घुमाने पे वो अपने अक्ष के ऊपर, मतलब अपने वो एक्सिस के ऊपर घूमता है। क्लियर। अब देखिए हमारे अर्थ में बीच से, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर क्या है, मतलब भूमध्य रेखा गई हुई है। भूमध्य का मतलब भूमि के मध्य, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा जो होता है वो एक हम लोग मतलब नॉर्मली हम लोग इसको अपने आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हम लोग इसको भूगोल के अनुसार बोले, मतलब ज्योग्राफी के अनुसार अगर हम लोग इसको बोले, ठीक है, तो ज्योग्राफी के अनुसार इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा बोलेंगे, ठीक है। इक्वेटर को इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा बोलेंगे। भूमध्य रेखा भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। अब समझते हैं कि देखिए ये तो हो गया, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। और नीचे वाले इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर है तो साउथ तरफ ही रहेगा पोल, तो साउथ पोल, और ऊपर में नॉर्थ की तरफ रहेगा तो नॉर्थ पोल। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखिए इसमें से कुछ कुछ पार्ट बांट दिया गया है। देखिए ये जो इक्वेटर के ऊपर एक लाइन खींच दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में झुकी है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, आपको दो चीज में कंफ्यूजन होगा। तो देखिए ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, और इसके ऊपर साइड मतलब नॉर्थ के साइड रहेगा तो नॉर्थ बोलेंगे, और इक्वेटर के अगर नीचे मतलब साउथ के साइड रहेगा तो साउथ बोलेंगे। तो अगर इक्वेटर के बाद अगर आपको फर्स्ट वाला लाइन मिलेगा तो वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन होता है, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ है। कितना इसका वैल्यू कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। इसके अगर हम लोग इसको और ऊपर जाएंगे तो ये होता है आर्कटिक सर्कल, जिसको हम इसका जो होता है वो 66.5 डिग्री, ये भी नॉर्थ में होता है। क्योंकि जिस आपको पता है कि ये नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम लोग इसको कितना बोलेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, ये वाला लाइन, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर से अगर हम नीचे आएंगे तो पहला जो आपको लाइन मिलेगा वो मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो जिस तरीके से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में था, तो अब ये साउथ की तरफ है तो ये 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा इसका। और उसके और जब हम लोग नीचे आएंगे तो ये अंटार्कटिक सर्कल आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त भी बोल सकते हैं। तो ये 66.5 डिग्री, जिस तरीके से यहाँ पर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में था, उसी तरीके से यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में रहेगा। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को समझते हैं कि आखिर इसमें से कुछ कुछ चीजें और यहाँ पर छूट गई है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि ये डब्बा है, ये वाला यहाँ का जगह को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको और इसको, ठीक है। तो ये सारे चीजों को हम लोग समझते हैं कि आखिर किसको हम लोग क्या क्या चीजें बोलेंगे। क्लियर। देखिए हमारा जो सूरज होता है ना, वो सूरज, ये लाइन जो मान लेते हैं कि हम लोग का क्या है, सन है, ये क्या है, सन है, ठीक है। और यहाँ पर भी सन है, इसको भी क्या मान लेते हैं, सन मान लेते हैं, ठीक ना। ये हमारे सूरज भगवान है। चलिए अब देखिए सूरज जो होता है ना, वो कभी भी यहां से घूमते घूमते यहां तक आता है और फिर यहां से घूमते घूमते वो यहां तक आता है, ठीक है। इसके बीच में वो कहीं नहीं जाता है, ठीक ना। सूरज का मेन काम यही है कि ये सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इसी के बीच में वो बार बार घूमते रहता है। अगर आपको लगता होगा कि हमारा जो सूरज होता है वो पूरे अर्थ के में मतलब इसका जो चारों तरफ वो घूम घूम करके अपना लाइट को वो देता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसी दोनों लाइनों के बीच में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। और इसके जैसे समझते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि सूरज अगर यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया, तो यहाँ से इस एरिया से मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ये जो बीच का एरिया होता है, यहाँ पर जो सूरज की लाइट होती है वो बिल्कुल एकदम सीधी पड़ती है, मतलब एकदम खोपड़ी के ऊपर लगेगा, मतलब एकदम माथा के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, ठीक ना। लेकिन अगर सूरज यहाँ पहुंच गया तो उसके बाद का इधर का जो एरिया, या फिर अगर सूरज यहाँ पहुंच गया तो इसके बाद का जो एरिया होता है, वहां पर सूरज की लाइट बिल्कुल सीधा ना पड़ के वहां पर सूरज की लाइट जो होती है वो तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा ठंडा भी पड़ता है, जैसे कि आपको फिर हम आगे में बताएंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसमें से कुछ कुछ चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि आखिर कौन सा जोन कहेंगे। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि 0 डिग्री है, मतलब सूरज को अभी हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। सूरज को कहाँ पर बैठा देते हैं, हम लोग सूरज को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक ना। अब देखिए ये सूरज जो है
वो बार बार यहाँ से जा करके यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक बार वो कर्क रेखा के ऊपर जा रहा है, एक बार फिर वो मकर रेखा के ऊपर आ रहा है, ठीक ना। अब ऐसे समझिए, आप लोग जब किसी कोयला के चूल्हे का जो भट्ठा होता है, अगर आप लोग वहाँ बैठते हैं तो आप लोग उस चूल्हे के जितने सामने बैठते हैं आपको उतना ज़्यादा गर्मी लगता है, और आप लोग उसको जितने दूर बैठेंगे आपको उतना कम गर्मी लगेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस सूरज के साथ भी होता है। सूरज जहाँ पर जितना सामने रहेगा वहाँ पर उतना ज़्यादा गर्मी लगेगा, और सूरज जहाँ पर जितना दूर रहेगा वहाँ पर उतना कम गर्मी लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए सूरज क्या करता है, जैसे सूरज यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और जब यहाँ से जब ये यहाँ की ओर गया, मतलब सूरज अगर इक्वेटर से सूरज अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ अगर गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर वो यहाँ जाएगा तो समझिए ऐसे, सूरज अगर यहाँ से यहाँ गया तो क्या होगा, सूरज है तो गर्मी देगा ना भाई। अब जब यहाँ से जब वो यहाँ तक गया और फिर यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो मतलब ये वाला जो एरिया होगा वो पूरा गर्म होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, बिल्कुल ही वो गर्म होगा, ठीक ना। तो जब वो एरिया जब वो बिल्कुल गर्म होगा तो गर्म को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड। क्या बोलेंगे, टॉरिड। क्या बोलेंगे, टॉरिड। या फिर गर्म को आप इसको इंग्लिश में उष्ण भी कह सकते हैं, ठीक ना, टॉरिड बोलते हैं। और इस एरिया को मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों के बीच में हमेशा सूरज का जो होता है वो आना जाना लगा रहता है। ये अपना ससुराल बना लिया उसको, ठीक है, वो हमेशा आना जाना करते रहता है, एक बार जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, मतलब एकदम बिल्कुल अपना वो ससुराल बना लिया है, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल वो जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा और जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के बीच में जब वो आना जाना करेगा तो देखिए हमेशा उसका जो धूप होगा वो इस एरिया में हमेशा उसका धूप लगते ही रहता है, जिसके कारण यहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो काफ़ी बड़ी मतलब होती है, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, मतलब गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जिसके कारण वहाँ का जो लोग होते हैं वो थोड़े से काले टाइप के भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम आगे से इसको समझा देंगे, ठीक है। देखिए अब ये इसलिए हम लोग इसको जब ये एरिया बहुत गर्म रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग हिंदी में इसको उष्ण कटिबंध बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये सूरज क्या होगा, यहां से तो समझ में आ गया। अब ये सूरज क्या होगा, जब ये सूरज यहां से यहां पर पहुंचा तो जब ये यहां पर पहुंचा तो भी यहाँ के लोग जो इक्वेटर के मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हम कुछ यहाँ बनाते हैं, चलिए मान लेते हैं एक ठो देश ये है, एक ठो 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 ये है, हम यहाँ पर कुछ देश मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम मान लिए, ठीक। अब देखिए ये जब सूरज जब यहाँ बीच में था तो भी ये सारे देश जो थे वो झुलस रहे थे यहाँ के लोग। जब ये सूरज यहाँ पर चल गया तो भी इसके ऊपर लाइट जो है वो आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है लेकिन लाइट तो आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप तो मिल रहा है। तो ये सूरज जब यहाँ पर था तो भी इन लोगों का खैर नहीं है, जब ये सूरज यहाँ पर चला गया तो भी इन लोगों का खैर नहीं है। उसी तरीके से जब ये सूरज यहाँ पर आ जाएगा तो भी इन लोगों का खैर नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो बीच में हमेशा झुलसते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये सूरज हमेशा गर्मी यहाँ पर बरसाएगा, लेकिन जब ये सूरज यहाँ से यहाँ पर गया तो यहाँ पर अभी उष्ण हो गया, मतलब गर्म हो गया। क्या हो गया, उष्ण हो गया, उष्ण हो गया मतलब गर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर गर्म हो गया, अगर सूरज यहाँ पर पहुंचा तो ये वाला एरिया क्या हो गया, गर्म हो गया। लेकिन सूरज जब सूरज वो रिटर्न जब यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ का एरिया कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा को हम लोग बोलते हैं शीत। ज्योग्राफी की भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, ठंडा को शीत बोलते हैं, ठीक ना। तो इसलिए देखिए अब शीत और उष्ण अगर हम लोग इसको दोनों को अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखते हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं शीतोष्ण। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। मतलब जब वहां पर सूरज पहुंचा तो गर्मी काफी बढ़ गई, लेकिन जब वहां से सूरज आ गया तो फिर वहां पर जो है वो ठंडा होने लगा। मतलब एक बार जब ठंडा हुआ तो शीत बोलेंगे, और जब सूरज पहुंच गया तो उसको गर्मी बोलेंगे। मतलब शीत प्लस उष्ण बराबर क्या होता है, शीतोष्ण होता है, ठीक है। तो मतलब इसी शीतोष्ण को हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। और अब ये नॉर्थ की तरफ है तो हम इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्लियर। क्या बोलेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक ना, कि देखिए जिस तरीके से सूरज यहाँ से यहाँ पर गया उस तरीके से सूरज यहाँ से यहाँ तक भी आएगा। तो देखिए जब ये सूरज यहाँ से उधर चल गया था तब यहाँ पर पड़ा शीत। शीत का मतलब क्या, ठंडा। लेकिन जब ये सूरज फिर इधर में ही लौट के आ गया तब यहाँ पर पड़ा क्या, उष्ण। क्या पड़ा, उष्ण। तो शीत प्लस उष्ण बराबर क्या, शीतोष्ण। मतलब फिर से यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी, ठीक है। और जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंध मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेट जोन होगा। क्या होगा, टेम्परेट जोन होगा, ठीक है। और ये साउथ की साइड में है तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे,
साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे, मतलब अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, हम लोग इसको यहां तक ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, देखिए देखिए अब आप ऐसे समझिए कि हम लोगों ने इस जोन को समझ लिया, हम लोगों ने इस जोन को समझ लिया, हम लोगों ने इस जोन को समझ लिया। 3 जोन। पहला जोन मैंने कौन सा बताया? टॉरिड जोन। ठीक है, जिसमें से ये वाला सबसे गर्म वाला जो कौन सा जोन रहता है? तो टॉरिड जोन रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन मतलब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और साउथ टेम्परेट जोन मतलब दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये सूरज अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तो फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका मेन जो सेंटर है वो ये वाला इक्वेटर है ना। तो सूरज जब यहाँ से अगर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर वो चला गया तो कुछ दिन के लिए रहेगा, जाएगा, फिर आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो सूरज की किरण बिल्कुल एकदम ऐसे सीधा पड़ती है, लेकिन जैसे ही यहाँ से जब वो किरण आगे बढ़ेगी तो वो किरण मुड़ जाती है। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ का जो एरिया होगा वो एरिया में बहुत ही कम गर्मी पड़ेगी। ठीक है, क्या पड़ेगी? बहुत ही कम गर्मी पड़ेगी। गर्मी कब पड़ेगी? जब सूरज यहाँ से उठ करके यहाँ पर जाएगा, और इसलिए वो काफी दूर भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? वहां पर बहुत ही कम गर्मी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर गर्मी कम पड़ेगी तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीगिड जोन। क्या होगा? बिल्कुल जमा देगा आपको। क्या होगा? बिल्कुल जमा देगा, मतलब फ्रीगिड जोन। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? शीत कटिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध, क्योंकि वहां पर ठंडा क्या हो रही है? ज्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फ्रीगिड जोन बोलेंगे, मतलब आपको उसको शीत कटिबंध बोलेंगे। उसी तरीके से नीचे में भी सूरज यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आएगा, लेकिन इसके एरिया में क्या होगा? यहाँ का भी जो इसका भी जो धूप होगा बिल्कुल वो तिरछा किरण आएगा उसका, तो यहाँ का भी जो एरिया होगा बिल्कुल क्या होगा? ठंडा होगा। तो इसलिए हम लोग इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीगिड जोन बोलेंगे, मतलब इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? शीत कटिबंध कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए ये तो शीत कटिबंध हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक चीज आता है कि अगर ये लाइन है, मतलब अगर हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन मान लेते हैं, आर्कटिक सर्कल एक लाइन मान लेते हैं, तो उसी तरीके से क्या अर्थ के में जो है वो इतना ही सारा लाइन है? तो नहीं, अर्थ में इतना ही लाइन नहीं है। ये जो था वो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, मतलब इधर में अगर बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर में अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। ये दोनों इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बुक्स वगैरह में भी सारा यही वाला मिलेगा। ठीक है, लेकिन आखिर अगर पूछेंगे कि सर अगर इक्वेटर के इस तरफ में कितने जो है वो लैटिट्यूड्स हैं और इक्वेटर के इस तरफ में जो है वो कितने सारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, तो इक्वेटर के इस तरफ में मतलब उत्तर की ओर जो है वो टोटल 90 लैटिट्यूड्स हैं, और वो सारे के सारे लैटिट्यूड्स जो हैं वो 1 डिग्री पर हैं। कितने डिग्री पर हैं? 1 डिग्री पर है। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर अगर एक लैटिट्यूड है तो उसके 1 डिग्री पर फिर यहाँ पर एक लैटिट्यूड रहेगा, फिर उसके 1 डिग्री पर यहाँ पर एक लैटिट्यूड रहेगा, फिर उसके 1 डिग्री पर यहाँ पर एक लैटिट्यूड रहेगा। मतलब 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो है वो आपको इस इक्वेटर के नॉर्थ के साइड आपको 90 जो होगा वो लैटिट्यूड्स लाइन मिलेंगे। कितने लाइन मिलेंगे? 90 मिलेगा। ठीक ना, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग साउथ की तरफ आएंगे तो यहां से भी साउथ की तरफ जो होगा वो 1-1 डिग्री के अंतराल पर आपको यहां पर भी 90 लाइन मिलेगा, और ये भी जो होगा वो सारा का सारा 1-1 डिग्री के अंतराल पर मिलेगा। कितने डिग्री के अंतराल पे? 1-1 डिग्री के अंतराल पे साउथ की तरफ। ठीक ना, जैसे 1 डिग्री यहाँ आया, फिर 1 डिग्री इसके ऊपर एक लाइन रहेगा, फिर 1 डिग्री यहाँ रहेगा, फिर एक लाइन यहाँ रहेगा, फिर एक लाइन यहाँ रहेगा, उस तरीके से जो होगा बढ़ते चला जाएगा। ठीक, 90 लाइन, मतलब नॉर्थ की तरफ जो होगा वो 90 लाइन और साउथ की तरफ भी जो होगा तो 90 लाइन। और बीच वाला हम ये इक्वेटर को मानेंगे, क्योंकि ये भी तो एक लाइन ही है ना, ये भी एक लेटा हुआ लाइन है। आपको मैंने बताया ना कि लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन। ठीक है, तो ये भी एक लाइन है। तो अगर हम बोलेंगे तो 90 + 90 कितना? 90 + 90 + 1, तो टोटल कितना? अगर आपसे पूछता है कि टोटल जो होता है वो लैटिट्यूड्स लाइन मतलब टोटल अक्षांश कितने हैं, तो टोटल अक्षांश कितने हैं? 181 हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में 181 रहता है तो ठीक है, और अगर 181 नहीं रहता है तो आप 180 लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी इक्वेटर को गिनता है और कभी कभी इक्वेटर को नहीं गिनता है। अगर आपके पास ऑप्शन में 181 है तो आप 181 लगाइएगा, अगर आपके पास ऑप्शन में 180 है तो आप 180 लगाइएगा। क्लियर? अब देखिए यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी का, एक मैंने बुक पढ़ा था, उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीगिड जोन में भी सबसे ठंडा कहां पड़ता है। अब भैया तो गड़बड़ हो गया।
अब ऐसे देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ें कि सबसे गर्म जोन ये, उससे ठंडा ये, उससे ठंडा ये, मतलब सबसे लास्ट का रहेगा तो सबसे ठंडा रहेगा। लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन एकदम पूछा निकाल के कि नहीं सबसे ठंडा जोन कौन सा है। अब ऑप्शन में वहां पर फ्रीगिड जोन तो हम लोग को पता है, लेकिन फ्रीगिड जोन है तो उसमें भी कहां पर सबसे ठंडा तो फ्रीगिड जोन है ना, लेकिन उसमें भी तो 2 भाग है। अब जैसे अगर हम इसको अगर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर इस फ्रीगिड जोन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए इस फ्रीगिड जोन का ये जो नीचे का जो एरिया होगा, कहाँ का एरिया, ये जो नीचे का एरिया होगा वहां पर तो थोड़ा सा गर्मी पड़ेगी, लेकिन जो ऊपर का एरिया होगा वहां पर क्या होगा, ठंडा पड़ेगा, क्योंकि सूरज से ये सामने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गर्मी होगा और सूरज से ये थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर बिल्कुल ही क्या होगा, कम गर्मी होगा। तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन था, उसमें से यही क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ का वह कौन सा ऐसा, मतलब पृथ्वी का वह कौन सा ऐसा भाग है जहां पर सबसे कम गर्मी पड़ती है, ठीक ना, वो कौन सा ऐसा जोन है। तो फ्रीगिड जोन है, लेकिन फ्रीगिड जोन में भी कौन सा जोन है, ठीक है, मतलब फ्रीगिड जोन को भी जो होता है वो 2 में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो 2 में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं उसको भी हम आपको बताते हैं, ठीक ना। अब देखिए उसमें 2 कैसे करेंगे हम लोग, इस फ्रीगिड जोन को ना हम लोग चलिए हम लोग इसको बीच में बांट देते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसको बीच में बांट देते हैं, ठीक है। एक को हम लोग मान लेते, एक का नाम होता है टंड्रा। क्या होता है, टंड्रा। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे टंड्रा रीजन, मतलब जो होता है टंड्रा क्षेत्र, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा होता है वो होता है टाइगा। दूसरा क्या होता है, टाइगा, ठीक है, दूसरा टाइगा, ठीक है। अब देखिए टंड्रा किसको बोलते हैं और टाइगा किसको बोलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए हम यहाँ पर 2 नंबर लिख देते हैं और हम यहाँ पर 1 नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें से सबसे ज्यादा ठंडा कौन रहेगा, 2 नंबर रहेगा कि 1 नंबर रहेगा। अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वैसे भी हम बता देंगे कि इसमें से 2 नंबर का एरिया ठंडा रहेगा सबसे ज्यादा कि 1 नंबर का एरिया सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। क्योंकि देखिए अब सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा, क्योंकि देखिए सूरज यहाँ पर है तो यहाँ पर से थोड़ा सा धूप लगेगा, लेकिन यहाँ पर उतना धूप नहीं लगेगा, तो इसलिए 2 नंबर की अपेक्षा में 1 नंबर का जो एरिया होगा वो ज्यादा ठंडा रहेगा। तो 1 नंबर वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं टंडरा रीजन और 2 नंबर को हम लोग बोलेंगे टाइगा रीजन। मतलब 1 नंबर वाला को बोलेंगे टंडरा वाला क्षेत्र और दूसरा वाला को हम लोग बोलेंगे टाइगा वाला क्षेत्र। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि अर्थ का सबसे जो होता है वो ठंडा वाला भाग कौन सा है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टंडरा रीजन। अगर पूछेगा कि कौन सा जोन में पाया जाता है तो हम लोग उसको कौन सा बोलेंगे, फ्रीगिड जोन में पाया जाता है। कौन सा जोन में पाया जाता है, फ्रीगिड जोन में पाया जाता है। क्लियर यहां तक। चलिए अब हम लोग इसमें से कुछ कुछ चीजों को समझते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 अक्षांश, देखिए यहाँ पर बताया था मैंने कि नॉर्थ की साइड में 90 अक्षांश आपको मिलेगा, मतलब 90 लैटिट्यूड मिलेगा, और साउथ की तरफ उसी तरीके से आपको जो है वो 90 लैटिट्यूड मिलेगा, और सबका जो डिस्टेंस होगा कितने का होगा, 1 डिग्री का होगा, ठीक ना, मतलब 90 ऊपर और 90 नीचे और बीच का इक्वेटर, मतलब टोटल कितना अक्षांश, 181 अक्षांश, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर चलिए मान लेते हैं कि अगर हम 1 डिग्री के बीच में अगर इक्वेटर से अगर ऊपर की ओर अगर जाते हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ अगर जाते हैं तो हमको 90 अक्षांश मिलता है, और साउथ की तरफ नीचे अगर आते हैं तो हमको भी 90 अक्षांश मिलता है। तो वो दोनों अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश के बीच का दूरी कितना होगा, हम लोग कैसे पता करेंगे। मान लेते हैं कि जमीन पे अगर हम लोग चाहेंगे कि और उसको देखें तो 1 अक्षांश के बीच का दूरी कितना होगा, तो 1 अक्षांश के बीच का दूरी कितना होता है, 1 डिग्री। तो वो 1 डिग्री अक्षांश के बीच का दूरी जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर, मतलब 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है। 1 अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। क्लियर है तक। अब देखिए अब उसके बाद क्वेश्चन एक बार पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन एक बार पूछा था, छत्तीसगढ़ का पीसीएस का एग्जाम था, ठीक है, उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ का वह कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर 2 से 4 बजे तक रोज वर्षा होती है, 2 से 4 बजे तक रोज पानी गिरता है वहां पे, ठीक ना, रोज वर्षा होती है। अब देखिए कैसे वर्षा गिरेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या है, हम यहां पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए सूरज जो होता है वो हमेशा इक्वेटर के पास रहेगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तक जाएगा, नीचे आएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आएगा। इससे ज्यादा उसको आगे जाने की औकात नहीं है, ठीक है, वहीं तक वो घूमते रहता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगा, गर्मी इक्वेटर के पास पड़ेगा, और यहां पर बहुत सारे मान लेते हैं कि समुद्र, हम यहां पर क्या मान लिए, समुद्र मान लेते हैं, ठीक है। अब ये समुद्र है तो इसके ऊपर धूप लगेगा कि नहीं लगेगा, धूप लगेगा, और जब भारी भरकम जब इसके ऊपर धूप लगेगा तो यहाँ से पानी गर्म होंगे और पानी धीरे 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 वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब उसमें से वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी। आप लोग साइंस से पढ़े होंगे इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक ना, मतलब भाप बनेगा और वो आसमान में जाएगा, फिर वो बादल बनेगा, ठीक ना। तो आप बोलिएगा कि सर कि 2 बजे से 4 बजे तक में ही पानी क्यों गिरती है, तो देखिए सुबह में जो गर्मी स्टार्ट होता है ना वो 8 बजे से लगभग स्टार्ट होता है,
और 8 बजे से लगभग लगभग 2 बजे तक गर्मी रहती है। 2 बजे के बाद फिर धीरे धीरे जो होता है वो गर्मी कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब जब रोज का जब वहां पर काम वही है कि रोज वहां पर उतना सारा जो है वो पानी उड़ेगा, बर्फ भाप बन के, फिर ऊपर जाकर के बादल बनेगा, फिर पानी गिरेगा। तो इसलिए वो एक माना जाता है कि वो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का रोज का जो टाइमिंग होता है वो इक्वेटर के पास में जो कुछ जो जगह होते हैं वहां पर रोज जो होता है वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में पानी गिरता है, मतलब वहां पर वर्षा होती है, ठीक ना। जब छत्तीसगढ़ पीसीएस में जब ये एग्जाम पूछा गया था ना, तो ज्यादातर लोग जो है ना वो मासिनराम मेघालय, जो आप लोग सुने होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पर होती है, तो आप लोग सुने होंगे उसका नाम। तो ज्यादातर लोग जो है वो मासिनराम को मार के चले आए थे, ठीक ना। और जब आंसर क्या आया तो पता चला कि मेरा जो था वो गलत हो गया। तो लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर, इक्वेटर के अगल बगल में जो भी देश रहेंगे तो वहां पर जो होते हैं वो क्या होता है, सबसे ज्यादा वहां पर वर्षा होगी। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि चलिए इक्वेटर के पास अगर वर्षा होगी तो यहाँ पर समुद्र में ज्यादा पानी अगर गिरेगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, धूप भी है। पेड़ पौधों को क्या चाहिए, टनटना के उन लोगों को पानी चाहिए और उन लोगों को टनटना के धूप चाहिए। तो वहां पर तो दोनों मिल रहा है। तो आखिर अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि कोई भी मान लेते हैं अगर यहाँ पर पेड़ पौधा अगर उगता है, चलिए हम यहाँ पर एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अगर कोई पेड़ उगता है तो वो पेड़ कैसा होगा, पतला होगा कि मोटा होगा। क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था एक एग्जाम में, शायद छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम था, उसमें पूछा था कि विश्व का वो कौन सा ऐसा रीजन है, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां के पेड़ों के पत्ते सबसे बड़े पाए जाते हैं, मतलब पेड़ का पत्ता ना सबसे बड़ा रहेगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल से हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जहां पर जितना ज्यादा पानी गिरेगा, ठीक है, जहां पर जितना ज्यादा वर्षा होगी वहां पर पेड़ों के पत्ते का जो साइज होगा, मतलब उसका जो आकार होगा वो उतना ही बड़ा होगा। और जहां पर जितना कम पानी गिरेगा वहां पर जो होगा वो पेड़ों का जो पत्ता का जो आकार होगा बिल्कुल भुच्ची सा होगा, मतलब एकदम छोटा छोटा सा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, धूप की भी कोई कमी नहीं है, तो यहाँ के जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम बड़े बड़े होते हैं, ठीक ना। और यहाँ के फिर पूछता है कि यहाँ का पेड़ कैसा होगा, तो देखिए अब धूप की तो कोई कमी नहीं है, पानी की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी की तो चलिए पानी तो मान लीजिए ऊपर अगर गिरा तो छोटा पेड़ की तरफ, छोटा जो पेड़ या पौधा रहेगा उसकी तरफ तो नीचे के आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो मान लेते हैं कि बहुत ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब जब बहुत पहुंच गया तो नीचे का जो छोटा छोटा जो पौधा रहेगा उसको तो आराम से धूप नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो सारे भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारे के सारे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए मतलब इक्वेटर के बगल के जो भी जो पेड़ पौधे रहेंगे, ठीक है, वो पेड़ पौधे की जो हाइट होती है बहुत लंबी होती है। कितनी होती है, बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। और वो सारे जब लंबे होते हैं तो अब ऐसे देखिए कोई भी लंबा आदमी को देखे हैं ऐसा मोटू सा नहीं, हड्डी रहता है सब, ठीक ना। उसी तरीके से वो भी जो पेड़ पौधे जो लंबे होंगे, ठीक है, तो उनका भी जो आकार होगा वो कैसा होगा, मोटा नहीं होगा, बल्कि उनका आकार कैसा होगा, पतला होगा और बहुत ही लंबे होंगे, ठीक है। और उनकी पत्तियां कैसी होगी, बहुत ही मोटी मोटी होगी। क्लियर। तो आई होप यहां तक आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसमें से हमको लगता है नहीं कि आपको कोई तरह का दिक्कत होना चाहिए, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। और आप बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो को सबसे पहले आपके तक पहुंचे और आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।